नमस्कार, मैं जया प्रियदर्शिनी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। दर्शकों, पहले अध्याय में हमने गुरुजी से जाना था कि किस प्रकार से उनके कथक रूपी यात्रा का आरंभ हुआ था, किस प्रकार से उनको तरबियत मिली उनके माता पिता से और किस प्रकार वो BHU में उनका आगमन हुआ और उन्होंने नृत्य रूपी इस वट वृक्ष को जानने समझने की एक दिशा का आरंभ किया। दर्शकों, गुरुजी को उनके गुरुजी पंडित स्वर्गीय सुंदर प्रसाद जी पात्रा बुलाते थे। पात्रा अर्थात जिसमें लेने की गुंजाइश हो, समझ हो, साधने का मर्म हो। तो आइए बात करते हैं अंतरंग यात्रा विद पात्रा डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव जी से। गुरुजी प्रणाम, आपका स्वागत करते हैं। प्रणाम। गुरुजी, पहले अध्याय में हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी और जाना था कि किस प्रकार से आपकी ये नृत्य यात्रा आरंभ हुई। और इसी परिचर्चा के दरमियान मुझे एक बात बहुत दिल कर गई कि कथक को आपका मानना है ऐसा कि कथक एक ध्रुपद नृत्य है। इसका वास्तविक रूप जो आज वट वृक्ष की तरह हमें सींचता है, ढांकता है, संवारता है, इस कथक को प्रारंभिक तौर पे ध्रुपद नृत्य कहा जाता था। तो आज इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे आपसे गुरुजी। हाँ, तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है और हम हमेशा जब भी मौका मिला और जब से मुझे ये समझ में आया तो इसकी चर्चा हम मंचों पे और जगह जगह करते रहे हैं जी। तो थोड़ा सा यहाँ भी साझा करूँगी अपनी सोच। आपने पूछा है वो ये है कि कड़ियाँ जुड़ने की ही बात रह गई थी। चीज़ तो थी, क्योंकि जब रिसर्च कर रही थी तो कथक नृत्य करके कहीं भी कुछ भी नहीं मिला जी। तो ये एकदम से तो पैदा नहीं हो गया कथक नृत्य जी। ये कहाँ से आया जी। कोई भी चीज एकदम से तो नहीं आ जाती है, तो किस रूप में ये थी जी। तो लखनऊ में एक नवाब ठेका साहब थे, अपने रिसर्च के दौरान बुजुर्ग थे वो बहुत, और वो गुरुजी लोगों के साथ बजाया करते थे, तबला संगत करते थे जी। तो उन्होंने नाम लेकर के गुरुजी लोगों का कहा कि अरे ये अचल बिना दीन जी, ये लोग तो ध्रुपद धमार नाचते थे जी। तो उस समय तो समझ ही में नहीं आया ध्रुपद धमार, क्योंकि हम भी नाचते थे ध्रुपद धमार जी। तो ये नहीं समझ में आया कि हमको यही लगता था कि ध्रुपद धमार इतना ही है, ये बंदिश है और ये है, ये ध्रुपद धमार हो गया जी। लेकिन उन्होंने कहा वो तो ध्रुपद ही धमार नाचते थे। अच्छा। हाँ, तो अब ठीक है, उसके आगे बढ़े। फिर छोटी थी, उतना सोच समझदारी भी नहीं थी जी। उसके बाद जब आगे बढ़ी और काम करना शुरू किया तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई कि कथक नृत्य जो हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ओरिजिन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तो नाम ही कहीं नहीं मिल रहा है हमको जी। तो जब नाम और कथक मिल रहे हैं जी। कथक मिल रहे हैं जो संगीत से अपना जीवोपार्जन करते हैं जी। लेकिन कथक नृत्य तो नहीं मिल रहा है जी। कहीं नहीं मिल रहा है। तो और कथक के आचार्य की तो शायद मैंने पिछली बार चर्चा की ही है जी। वो यास्क मुनि के निरुक्त में है, जो निरुक्तकार के रूप में है, और वो नारसमशी के ऊपर बात कर रहे हैं जी। और वो बता रहे हैं कि नारसमशी जो है ये केवल गीत विधा नहीं है, ये कैसे यज्ञ से उन्होंने उसको जोड़ा, उसको इंटरप्रिटेशन उसका किया जी। और उसमें जैसे जब यज्ञ हो रहा है तो वहाँ के ऊपर मुद्राओं का भी प्रयोग हो रहा है जी। तो ये कहीं ना कहीं नृत्य से भी जुड़ रहा है मामला जी। तो ये सब कुछ दिमाग में कुछ एक जिगसॉ पजल की तरह बातें बैठने लगी जी। उसके बाद पढ़ते 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 एक दिन ऐसी प्रेमलता बहन जी से बात होने लगी कि बहन जी कुछ तो लगता है कि ये कुछ ध्रुपद समझ में नहीं आ रहा है हमको, लेकिन कहीं ध्रुपद गायकी तो जानते हैं, ध्रुपद नृत्य तो बहन जी कभी सुना ही नहीं हमने। तो उन्होंने मुझसे सुना जैसे आप बात कर रही हैं
और वो उन्होंने फिर ले आकर के एक मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दिया, हाथ से लिखी हुई, पंडित हरिहर निवास द्विवेदी जी की, बहुत बड़े स्कॉलर हैं उनकी। और उस मैन्युस्क्रिप्ट में उन्होंने बरई के रंगमंच के ऊपर लिखा हुआ था जी। तो जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे तो पूरी दिशा ही मिल गई, फिर तो हमें कोई डाउट ही नहीं था जी। और उन्होंने सीधा सीधा राजा मानसिंह तोमर की बात किया, 15वीं शताब्दी में ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर में आप ये ध्रुपद देखिए, ध्रुपद गायकी का पूरा एक स्टाइल ही है वहाँ का, ग्वालियर का ध्रुपद आप देख रहे हैं जी। बिल्कुल। तो ये हरिहर निवास द्विवेदी साहब जी का जो मैंने पढ़ा बरई का रंगमंच के ऊपर, और उसके बाद जब मैंने वहाँ ग्वालियर का पढ़ना शुरू किया तो वहाँ के ऊपर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये तो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर साहब थे 15वीं शताब्दी में जी। और वो बहुत बड़े पेट्रन थे कलाओं के। अच्छा, हाँ जी। और उनके यहाँ तो नृत्य में जो पात्राएं होती हैं वहाँ वो जो शब्दावली यूज किया गया है वो पातुर मणिया करके यूज किया है जी। ये इतनी खूबसूरत पात्राएं थी और वो उसमें पूरा उनका डिस्क्रिप्शन है, कभी इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी तो बताऊंगी कि कैसे बड़े बड़े गुरु, हाँ, और वहाँ के ऊपर ये केशवदास मिश्र भी थे जी। तो इनका तो नाम सुना ही, इनकी बंदिशों पे नाम बिरजू महाराज जी भी करते थे जी। और मेरी रिसर्च के अनुसार केशव दास मिश्र जो थे, केशव मिश्र, ये बिरजू महाराज जी के एंसेस्टर, उसी मेरे हिसाब, हमने महाराज जी से कहा भी, हमने कहा महाराज जी इस पे काम करने की जरूरत है जी। मेरे काम के हिसाब से ये आपके पूर्वज रहे जी। और ये देखिए वहाँ कोर्ट से मिले हैं और इन लोगों का पूरा खानदान हमेशा कोर्ट्स में रहा है, जो रेफरेंसेस हमने पढ़े जी। उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो ये लोग गाते तो हैं, बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो बिंदादीन महाराज जी का एक मारिकफुन नगमात करके कोई है किताब, या उसमें रेफरेंस आया है कि वो ध्रुपदियों के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये बहुत सी कड़ियां जुड़ती चली गई, सिमिलरिटी है। हाँ, फिर सवाई राजा जयसिंह साहब जो जयपुर के हैं, उनकी किताब है संगीत सार, वो 17th सेंचुरी की है। उसमें रेफरेंस मिला कि भाई धतकथुंगा धागे देंगे था, और उसको वहां पे प्रस्ताव, ये जो हम लोग बंदे शब्द कहते हैं, तो उसका वहां पे एक दूसरा शब्द यूज किया गया है जी। जो हम लोग ये जो ध्रुपद वगैरह में गाई जाती है, तो प्रस्ताव, हाँ, प्रबंध के रूप में यूज किया गया है, तो ये प्रबंध है जी। तो इस तरह से कड़ियां जुड़नी शुरू हुई जी। फिर मेरा दिमाग चलने लगा कि हम जब नाचते थे परफॉर्मेंसेस में, तो विक्रम सिंह मान साहब हमेशा पखावज बजवाते थे जी। हाँ, पखावज बजवाते थे और सारंगी, तो पखावज और सारंगी रहती थी। बाद में फिर तबला अबला भी जुड़ने लगा और हारमोनियम भी जुड़ने लगा, लेकिन शुरू में बहुत अधिकतर परफॉर्मेंसेस हमारी धमार ये पखावज पे और सारंगी पे ही होती जी। गुरुजी, तो निश्चय ही मैं ये समझ रही हूँ आपसे बातचीत करके, क्योंकि ताल धमार 14 मात्रा हाँ? हमारे यहाँ हमारी कथक का अभिन्न अंग है। हाँ? हम इससे हट नहीं सकते तो इसके बिना तो कथक संपूर्ण। वही मैं भी आ रही थी कि हम लोग देखिए नाचते ही हैं धमार, कितना नाचते हैं धमार, उनके यहाँ सूलताल है, हम लोग कितना नाचते हैं बहुत जी। गुरुजी, होरी गाई जाती है, हम लोग वो भी नाचते हैं। तो ये सब चीजें कड़ियां एक के बाद कुछ कहानी बननी शुरू हो गई मेरे दिमाग में जी। और उसके बाद फिर ये बख्शू थे, ये इनकी जब हमने इनके काम को पढ़ा और इनके रेफरेंसेस जो देखे, तो बहुत सी शब्दावली प्रयोग हुई है उस नृत्य में जो आज भी हमारे कथक में दिखाई देती है जी। तो और लास्य की बात बार बार की जाती है वहां के ऊपर जी। तो ये जो पुराना नृत्य था, या आप अगर आगे कभी चर्चा होगी तो बात करूंगी, जितनी भी पुरानी डांसर्स हैं और जो हमको उनके बारे में काफी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो 2-3 चीजें उनके बारे में बहुत स्पष्ट आती हैं। एक तो उनकी ग्रेस की बात आती है, दे आर वेरी ग्रेसफुल,
वो नर्तन जो था वो बहुत ही लास्यपूर्ण था जी और बहुत ही एलिगेंस था उसमें। जी। तो ये सब भी देख के समझ में कुछ आने लगा कि विक्रम कुमार साहब का स्टाइल तो लास्य से भरा हुआ था, अंदाज ही बिल्कुल अलग ही था, बहुत खूबसूरत था जी। तो उसके बाद फिर जैसे हमने हमारे यहाँ जयपुर घराना है जी। तो जयपुर हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगा अब कि जो जयपुर का घराना है कंपैरेटिवली वो मुझे लगा कि वहां पे अभी भी बहुत कुछ संजोया हुआ है, क्योंकि वहां के राजा महाराजा जो थे एक तो वो वीरता पूर्ण लड़ाइयों वगैरह में जाते रहते थे, क्योंकि लखनऊ से वो कल्चर थोड़ा अलग हो गया था जी। तो वहां की अगर आप बंदिशें देखिए तो वो सबसे पहले आप देखिए वो तो पखावज में बजती हैं, शिव परन है, कृष्ण परन है, हाँ कितनी परने हैं, जो दुर्गा परन है, ये सब चीजें तो उसमें बजती हैं, वो नर्तन में नाची जाती हैं। बहुत सुंदर है ना जी गुरुजी। उसके बाद आप देखिए कि जो लयकारी जो बढ़त होती है पखावज में किस तरह से होती है, दर्जे वाली परने हमारे यहाँ पे हैं जी गुरुजी। आप देखिए तो वो सिमिलैरिटी मुझे बहुत कुछ मिलने लगी, तो मैंने कहा फिर तो ये तो ध्रुपद ही हो गया। तो ये और कथक नृत्य कहीं मिल नहीं रहा था। कथक नृत्य पूरा पढ़ डाला, बहुत बार पढ़ने की कोशिश किया, कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। कथक मिले तो फिर ये समझ में आया कि नहीं, ये ध्रुपद नृत्य ही था। और वो ध्रुपद नृत्य जब ये विदेशी लोग आए, मुगल लोग आए, तो जाहिर सी बात है कि एक थोड़ा सा चेंज आता है, आपको पेट्रोनेज चाहिए होती है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स हुए होंगे जी। तो वो जयपुर वगैरह में, राजस्थान में उस तरह के एडजस्टमेंट्स नहीं हुए जो इधर यूपी वगैरह में हुए जी। आप देख रही हैं जी। तो वो प्रभाव पड़ा, इधर अधिक पड़ा जी। तो वो जो नृत्य, जो पहले जो नृत्य जिसको कि हम ध्रुपद करके कह रहे हैं जी, वो नृत्य बहुत भावपूर्ण है। वो उसमें हर एक अंग में भाव है, एक मूवमेंट में भाव है जी। एक मूवमेंट कुछ कह जाता है। आप ये छिपा लीजिए, जैसे मासा हमको सिखाते थे, मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है जी। बिना मुंह करके मुंह को वो कहते थे ऐसे कर लो जी, और ये कहो कि अब ये आप हटा रही है किसी को, हटाने में वो कहते थे कितनी तरह से तुम्हारा हाथ कह सकता है। एक तो अब सिर्फ मेरे हाथ का है, बहुत सुंदर। अब दूसरा देखिए, तो उन्होंने कहा हाथ ही बहुत कुछ कह देगा, तुमको इसकी नहीं जरूरत है जी। तो ये सब बहुत सी चीजें। फिर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि ठाकुर जयदेव सिंह साहब जी, उनसे चर्चा हुई, उनसे बात हुई जी। तो उन्होंने बताया कि उनके पास वो पत्र हैं नेपाल। उस समय तो ये एक पूरा ये जो मध्य प्रदेश है ये मध्य देश था, और इसमें भौगोलिक रूप में वो अभी सब बदल गया है। तो वो नेपाल भी इंक्लूडेड था जी। तो नेपाल में उन्होंने बताया कि वो पत्र है उनके पास, जो नेपाल की अच्छा, और ये शंभू महाराज वगैरह सब लोग नेपाल दरबार में जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे जी। तो वहाँ की जो राजमाताएं थी वो भावपूर्ण हेला नृत्य करती थी जी जी। हेला। तो ये सब चीज जुड़नी शुरू हो गई कि हमारे यहाँ भी तो हाव भाव हेला है जी। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल गुरुजी, है ना। तो ये वो जो राजमाएं थी वो भावपूर्ण हेला नृत्य करती थी जी। और यहाँ से गुरु जाके वहाँ सिखाते थे जी, है ना। और ये जो हेला नृत्य है ये समूह में किया जाता था, कैसे उस पर भी बात बताएं थोड़ा सा, क्या स्वरूप? हाँ, ये जो हेला है ये हम लोग क्या हाव भाव हेला प्रयोग किया जाता है ना। अच्छा, अब ये शब्दावली भी अगर आप देखिएगा तो बख्शू के उसमें वो बाद में चर्चा करूंगी, तो उसमें बहुत सी शब्दावलियां आती हैं जो बिल्कुल हमारे यहाँ कथक में
आज भी आ रही हैं। जो द्रुपद में भी है, हाँ, और यहाँ भी है। कथक में भी है। कथक में भी है, हमारे जी, यहाँ वो शब्दावलियाँ हैं। जी जी। तो अब ये जो है, ये भाव जो है, तो भाव का एक्सप्रेशन बहुत कई लेवल्स पे होता है। जी गुरुजी। और इसीलिए इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न उठाऊंगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बहुत तंग कर रहे थे मुझे, तो बल्कि लोगों ने बहुत कुछ कहा भी। जी ठीक है, कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन जो काम करना है वो और आपने निसंदेह किया, सोचते रहे। और तो हमने अभी इस बारे में जाना कि किस प्रकार से कथक नृत्य, जो आधुनिक काल में इतना सुंदर और संवरा हुआ नृत्य है, वो एक बहुत ही साध्य और साधारण भी कह सकते हैं, उसकी अपनी गरिमा थी। और निश्चय ही आज हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आज की जो कथक नृत्य है और द्रुपद के साथ में जो प्रबंध है, जो हेला है, जो होरी है, वो हमारी भी है, द्रुपद की भी है। तो और आज भी हम लोग द्रुपद पर नृत्य करते हैं और उसका एक अलग ही आयाम और ये होता जो है। प्रबंध की बात आपने कही जी, तो प्रबंध माने एक अच्छा बंधन। अब ये देखिए, ये अभी भी हमारे यहाँ नृत्य में आपको दिखेगा, लेकिन उसका नाम बदल गया, उसको बंदिश कहते हैं। बंदिश कहते हैं जी, अब उसको बंदिश कहते हैं, लेकिन नाम वो ध्रुपद वाला प्रबंध, प्राचीन नाम। तो इस तरह से जुड़ने लगी कि कैसे चीजें बदली हैं। जी, चीज वही है, थोड़ा सा कुछ बदल गया है। दर्शकों, ये चर्चा हम आगे भी इसको आगे बढ़ाएंगे और जारी रखेंगे इसी विषय पर, क्योंकि ये इतना गहन विषय है, इतना बड़ा विषय है कि हम एक अध्याय में इसका समापन नहीं कर सकते हैं। तो आगे जानेंगे कि और इसमें क्या क्या पक्ष हैं इसके, क्या क्या इसके संदर्भ हैं और किस प्रकार से ये नए नवीनतम रूप में हमारे साथ है, हमारे समकक्ष है, और हम इससे किस प्रकार से रूबरू होकर के जो आज के जितने भी स्कॉलर हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कलाकारगण हैं, वो इस चीज़ को निश्चय ही पढ़ेंगे। गुरुजी, आपसे एक और बात जाते जाते जानना चाहेंगे, क्या इस विषय पे आपने कोई किताब भी लिखी है? हाँ, ध्रुपद नृत्य पे हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ है जी, और वो काफी पुराना काम हो गया है जी गुरुजी, बताएं। ध्रुपद नृत्य रिकंस्ट्रक्शन करके है। वाह, हाँ जी, तो ये एक प्रोजेक्ट हमने किया था। गुरुजी, ये कहाँ अवेलेबल होगा? क्या आपके ही चैनल पे होगा? हाँ, ये पब्लिश नहीं है जी गुरुजी, लेकिन अब हम इसके ऊपर किताब निकाल रहे हैं जी गुरुजी। तो किताब आने में थोड़ा समय लगेगा, निश्चय हमें बेसब्री से। हमें ऐसा लगता है कि ये काफी दर्शकों को बहुत से प्रश्न हैं जो कि हम हमारे लिए अनआंसर्ड थे, तो मेरे समझ से औरों के लिए भी वो प्रश्न ही रहे होंगे। तो हमने कोशिश किया है, और बाकी तो कोशिश होती रहती है। आई एम नॉट द फाइनल आंसर। नो, बट अनडाउटली गुरुजी, हमें बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिल रही है इस परिचर्चा में, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे, आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो आइए, अगली कड़ी में फिर से हम मिलेंगे गुरुजी से और बात करेंगे अंतरंग यात्रा विद पात्रा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।